नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। जेपी के सांसद हंसराज हंस ने एक ट्वीट में मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यपाल बनने की बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, केंद्र सरकार द्वारा श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी को बंगाल का नया राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई। इसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यपाल बनाए जाने की खबरों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे जानकारी नहीं है। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सांसद और गायक हंसराज हंस ने भी ट्वीट को भी डिलीट कर दिया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद मणिपुर के राज्यपाल लॉ गणेश को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही नए राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। इस बीच हंसराज हंस ने नकवी को राज्यपाल बनने की बधाई दे दी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग खत्म हो गई है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। इस चुनाव में राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा है कि 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक खत्म हुआ। हर जगह शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। कुल 99.18% मतदान दर्ज हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी दिग्गज नेताओं ने वोट डाला। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद मनमोहन सिंह संसद में व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालते नजर आए। सोमवार को करेंसी बाजार में $1 के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। विदेशी निवेशकों के ₹1 बिकवाली के चलते यहां पे मुकाबले ₹9 पैसे की गिरावट के साथ पहली बार 79.995 के लेवल तक जा गिरा था, यानी रुपया 80 के फासले के बिल्कुल करीब जाकर बंद हुआ है। जी हां, इससे पहले ट्रेड के दौरान राज्य सुबह और 39.79 रुपये पर खुला था। दिन के ट्रेड में रुपया 79.99 के लेवल तक जा लुढ़का, लेकिन करेंसी बाजार के बंद होने से 79.98 रुपये के लेवल पर बंद हुआ। आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा याचर और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। मोहम्मद जुबैर ने राहत को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में उन्होंने उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी 6 प्राथमिकी को पुनर्गठित कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि अंतरिम जमानत देने की मांग की और यहां पर एक बार फिर से एसआईटी के गठन को भी चुनौती थी। सुप्रीम कोर्ट और 20 जुलाई को मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस बीच उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा, हम अंतरिम जमानत का फैसला परसों सुनाएंगे। संघ शासित प्रदेश में आदिवासी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उनकी छात्रवृत्ति में 125% तक की वृद्धि करने की संबंधी अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी। अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार सरकारी या मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति में 125% तक की वृद्धि की गई है। भारत साल 2022 के पहले 4 महीने में श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। भारत ने श्रीलंका को इन 4 महीनों में $37.69 करोड़ का ऋण दिया। वहीं चीन ने केवल $6.790 करोड़ का कर्ज श्रीलंका को दिया है। द्वीप राष्ट्र श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते 2.2 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका की हालात खराब है। भोजन, दवा और पेट्रोल डीजल की भारी कमी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बीच सियासी खींचातान उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी सरकार की विदाई के बाद भी थमा नहीं है। महाराष्ट्र की सियासी जंग अब कोर्ट की दहलीज पर जा खड़ी हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की ओर से जारी अयोग्यता की नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव गुट के विधायकों की ओर से स्पीकर की अयोग्यता की नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में 20 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट के विधायकों की ओर से स्पीकर की ओर से मिली अयोग्यता की नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर मुख्य मामले के साथ ही सुनवाई होगी। कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पार्टी का आरोप है कि दोनों ही नेताओं की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए कांग्रेस नेता अजय कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सोमवार को कोतवाली थाना रांची में अमित मालवीय, स्मृति ईरानी और प्रीति गांधी के खिलाफ
भादवी धाराओं के तहत कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने कहा है कि तीनों ने सोची समझी साजिश के तहत अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार के एएनआई पर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास किया। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत अब टेट पास शिक्षक की मदरसों में शिक्षक के तौर पर भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के लिए नियमावली में अब जल्द संशोधन किया जाएगा। सरकार मदरसों में दीनी तालीम कम और हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर फोकस करेगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि मदरसों में अब 20% दीनी शिक्षा और 80% आधुनिक शिक्षा कराई जाए। आलिया स्तर के मदरसों में 1 शिक्षक रहेगा। कक्षा 5 तक के मदरसों में 4 शिक्षक रहेंगे। कक्षा 6 से 8 तक में 2 और कक्षा 9 से 10 के मदरसों में 3 शिक्षक मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाने के लिए रखे जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर दौरे की अनुमति मिलने में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब एक आम नागरिक विदेश जाने के लिए स्वतंत्र है तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता। केजरीवाल ने कहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं। केजरीवाल ने सिंगापुर दौरे की अनुमति न मिलने के पीछे की वजह राजनीति को बताया। दिल्ली सीएम ने कहा है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री विदेश क्यों नहीं जा सकता, राजनीति के अलावा और क्या कारण हो सकता है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तब से मैं वैसे ही बहुत कम विदेश गया हूं, बस 1-2 बार ही गया हूं। शायद जब देश की तरक्की की बात हो रही है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, दुनिया हमारे देश की बात कर रही, तब मुझे लगता है कि हमको पार्टी वाली राजनीति छोड़कर सबको एजुकेट होकर बात करनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को उस सदन के सदस्यों से अपील की है कि वे पिछले 5 वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करें। राज्यसभा के सभापति के रूप में नायडू का यह आखिरी सत्र है। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका 5 साल का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सभापति नायडू ने उस सदन में कहा है कि यह उनके कार्यकाल का आखिरी सत्र है। इसके साथ ही उन्होंने सदस्यों की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की याद दिलाते हुए कहा कि इस सत्र को सार्थक बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि कोविड-19 के पीड़ितों के परिवार वालों को समय बर्बाद किए बिना मुआवजा दिया जाए। जस्टिस एम.आर. शाह और बीवी नागरत्न ने कहा है कि यदि कोई ऐसा दावेदार है जिसे मुआवजा ना मिला या फिर उसके अनुरोध को खारिज कर दिया गया हो तो वह मामले से जुड़ी शिकायत निवारण समिति के पास अपनी शिकायत कर सकता है। कोर्ट ने समिति को भी सख्त लहजे में आदेश दिया है कि शिकायत पर 4 सप्ताह के भीतर सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन बल से फंड का ट्रांसफर अपने व्यक्तिगत थाने में किया गया था। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस ने सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ को लेकर राज्यसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया और चर्चा की मांग की। पार्टी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में नियत कार्य स्थगित कर सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर चर्चा कराने की मांग करते हुए नियम 267 के तहत नोटिस भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस योजना को बिना पर्चा और बिना चर्चा के विचार विमर्श के ही पूरे देश में लागू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य मानिकम टाइगरों ने महंगाई, खासकर रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर कार्य स्थगन को नोटिस दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार को एलपीजी की कीमत 2014 के समय रही कीमत के बराबर लाना चाहिए और लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलना चाहिए। सोमवार को सोना चांदी के दाम में उछाल आया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 226 रुपये महंगा होकर 50,629 रुपये पर पहुंचा। वायदा बाजार की बात करें तो एमसीएक्स पर दोपहर 1 बजे सोना 353 रुपये की गिरावट के साथ 50,460 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। चांदी की बात करें तो 807 रुपये महंगी होकर 55,574 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वहीं एमसीएक्स पर दोपहर 1 बजे से ये 608 रुपये की बढ़त के साथ 56,195 रुपये पर ट्रेंड कर रही है। त्योहारी सीजन दस्तक दे रहा है, लेकिन महंगाई के चलते केंद्र सरकार के कर्मियों पर दोहरी चोट हो रही है। एक तरफ रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ा दिया गया तो दूसरी ओर 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ता यानी कि डीए की दरें बढ़ाने की घोषणा नहीं हो सकी है। इन सब के परे जीपीएफ और अन्य योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी नहीं की गई। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उस प्रकार के अन्य निधियों के अधिकताओं पर कुल जमा रकमों की दी जाने वाली ब्याज दर 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 तक 7.1% रखा है। यह दर 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। महाराष्ट्र में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना को नए सिरे से संवारने में जुट गए हैं। इसके तहत उद्धव ने सोमवार को कुछ बड़े कदम उठाए। एक तरफ उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं रामदास कदम और पूर्व सांसद आनंदराव अत्सुलुल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने इसकी जानकारी थी। इससे पूर्व सोमवार को दिन में उद्धव ठाकरे ने 100 नई नियुक्तियां भी की हैं।
सोमवार के लिए सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट जारी हो गए। तेल कंपनियों की तरफ से जारी ताज़ा रेट के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में सोमवार भी लोग की राहत लेकर आई खबर है। गौरतलब है कि बीते 22 मई के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डीजल के दाम में परिवर्तन नहीं हुआ और तेल के दाम आज भी स्थिर है। सोमवार को दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 और डीजल की 79.62 रुपये पर है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।